गुड इवनिंग। आज हम लोग सिविक्स में देखेंगे चैप्टर 2 न्यू चैप्टर। आज हम लोग चालू करेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। इस बात पे हम लोग पूरा लेसन देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। ठीक है, पिछली क्लास हमने लेसन फर्स्ट समाप्त किया था। लेसन का नाम था समकालीन विश्व में लोकतंत्र। वो हमने पिछली क्लास हमने क्लियर किया था। आशा करते हैं सभी ने क्वेश्चन आंसर्स बना लिए होंगे। ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स है नहीं। यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन दिखा रहा है। इसमें से 6 क्वेश्चन आपका टिक मार्क है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपका रिटर्न के तौर पर है, समझे। 5 नंबर और 6 नंबर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको क्लियर से क्लियर बना ले। अगर टिक मार्क नहीं आ रहा है तो टिक मार्क छोड़ दीजिए, ठीक है। और 5 से 6 वाला जो क्वेश्चन है लेसन नंबर फर्स्ट का, उसको जरूर से जरूर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, लेसन 2, ठीक है। उसका फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का लोकतंत्र क्या है। 2.1 लोकतंत्र क्या है। आइए देखते हैं इस बीच में कि लोकतंत्र आखिरकार है क्या, ठीक है। पिछले अध्याय में हमने दुनिया में कई हिस्से के अनेक विवरण पढ़े थे। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के बहुत सारे विवरण पढ़े थे। हमने इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों का चर्चा किया था। और पिछले अध्याय में बहुत सारे शासन व्यवस्था और संगठनों का अध्ययन किया था हमने। दूसरों और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया था। दूसरी ओर क्या कहा गया था, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसे कहा गया था। इसमें से कुछ शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और दूसरी ओर गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहा गया था। एक तौर पर लोकतंत्र कहते हैं और दूसरी ओर क्या, गैर लोकतंत्र भी कहते हैं इन्हें। क्या हम उन्हें लोकतंत्र कहते हैं? उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कई एक बड़ी चीज याद कर सकते हैं जिन्हें हम लोकतंत्र कहते हैं। तो उनके बारे में हम कुछ बड़ी चीज को हम याद कर सकते हैं जिनके कारण हम उनको लोकतंत्र का नाम देते हैं। आइए देखते हैं पिनोशे के शासन के पहले का बाद का चिले। अब पिनोशे के शासन के पहले का जो बाद का जो चिले है उसको हम देख सकते हैं जो लोकतंत्र के तौर पर कहलाता है। और कम्युनिस्ट शासित, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कम्युनिस्ट शासित शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड। अब कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त होने का व्यवस्था समाप्त होने का पहले का जो पोलैंड था उसको भी लोकतंत्र के तौर पर हम कह सकते हैं। एनक्रूमा की सरकार की शुरुआती दौर का घाना, और एनक्रूमा सरकार का जो शुरुआती दौर था उस शुरुआती दौर का जो घाना क्षेत्र था, जो घाना इलाका था, उसको भी हम लोकतंत्र के तौर पर कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तौर पर कर सकते हैं। इन सभी सरकारों ने कौन सी एक बात समान है, और इनके बीच में, इन सारी बातों के बीच में एक बात जो समान कहलाती है वो क्या है, हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं। और हम इन्हें जो लोकतांत्रिक सरकार, जो मैंने 3 टॉपिक जो बताया, उन्हें हम लोकतांत्रिक ही सरकार क्यों कहते हैं, ठीक है। पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासन काल में इसमें क्या अंतर है, और इन तीनों के बीच में क्या अंतर कहलाता है वो पूछ रहा है। इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या क्या समानताएं हैं, और इन सरकारों और मान्यता के शासन सैनिक सरकार के बीच में, उनके बीच में क्या क्या समानताएं कहलाती है। हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं, और इन सारे सरकारों को हम इन्हें गैर लोकतांत्रिक के तौर पर हम इन्हें क्यों देखते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे, और इन्हीं बातों पर हम देखते हैं कि सरकार की सामान्य विशेषताएं क्या क्या कहलाती है, उन्हें लिखने को कहा गया है। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकार, ये 2 ही टॉपिक आता है कि लोकतांत्रिक सरकार, एक तौर पर लोकतांत्रिक सरकार देखते हैं और दूसरी ओर गैर लोकतांत्रिक सरकार देखते हैं। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। परिभाषा की जरूरत क्यों। अब हमारे बीच में एक नया टॉपिक आता है कि हमें लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत ही क्यों जरूरत है, और उसकी परिभाषा असल में है क्या, इस बीच में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। मेधावी छात्रा कौन है,
मेरी की आपत्ति पर गौर करें, मतलब उसकी परेशानी पर देखते हैं। वह लोकतंत्र की परिभाषित करने में इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। और लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित करने में वो पसंद नहीं करती है। कौन? मेरी। और उस पर बहुत सारे सवाल भी करती है। उसकी अध्यापिका एटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्रा भी इस चर्चा में भाग लेने लगे। और जब उनकी टीचर ने जब उनके सवाल का आंसर दिया था तो बहुत सारे छात्राओं ने उन पर भी क्वेश्चन किया था। मेरी, अब इस बीच में मेरी क्वेश्चन करती है और उससे अपने टीचर से पूछती है। देखते हैं क्या पूछती है मेरी बोलती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। एक अध्याय तो किस्से और लोकतंत्र व्यवस्था की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाले पढ़ाई अब क्यों ऐसा ठीक नहीं होता। अब यहाँ पे मेरी बोल रही है कि हमने एक लेसन सिर्फ लोकतंत्र के बारे में ही पढ़कर हमने एक लेसन समाप्त कर दिया। अब हम लोकतंत्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लोकतंत्र की परिभाषा की जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये कहती है और उस पर भी यह सवाल पूछती है कि क्या हम पहले लोकतंत्र की परिभाषा जान ले और फिर उस बारे में और उस लेसन के बारे में पढ़े जो लोकतंत्र के बारे में ही सिर्फ दिया गया। क्या हम इस तरह हम उल्टा करके हम नहीं कर सकते? वो लेसन क्वेश्चन कर रही है, मेरी बोलती है। अब उसकी मैडम लिंगदो मैडम कहती है, तुम्हारी बात में दम है, पर क्या हम आपको अपने सामान्य जीवन में भी ऐसे ही नहीं करते हैं? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इसके परिभाषा शब्द करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों का बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। अब यहाँ पे उनकी मैडम कहती है कि तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है, अब लेकिन जो हम करते हैं उसके पहले हम उनकी परिभाषा को तो जानना जरूरी नहीं मानते? जैसे कि कलम हो गया, बरसात हो गया, प्रेम के तौर पर अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं और इन्हें हम देखते हैं तो पहले क्या हम इनके बारे में हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं तभी इनके बारे में हम जानते हैं? ऐसा तो नहीं है। पहले हम इनके बारे में जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं तभी हमारे मन में परिभाषा के तौर पर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसी बीच मैरी कहती है, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? फिर हमें जब हम इनके बारे में जान जाते हैं, जब उनकी मैडम उन्हें समझाया कि जब इनके बारे में हम जान जाते हैं तो इसकी परिभाषा की जरूरत ही क्यों है हमें, ठीक है। तब इसी बीच लिंगदो मैडम ने कहती है, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होता है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबूंदी और बादल फटने जैसे स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होता है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के सरकारें भी खुद को लोकतंत्र ही कह सकते हैं, लोकतंत्र ही कहती है। अब यहाँ पे इनकी मैडम जो कहती है कि हमें, अब इनकी यहाँ पे लिंगदो मैडम कहती है कि हमें यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर मान लीजिए बारिश का जब हम परिभाषा करेंगे, परिभाषा की जरूरत होती है। क्यों होती है कि अगर जब बूंदाबूंदी और बादल फटने जैसे बहुत सारे चीजों में फर्क करना पड़ता है, उनके बीच में अंतर करना पड़ता है बारिश को लेकर, तो उनके बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना पड़ता है और उन्हें परिभाषित करना पड़ता है, तभी वो अंतर स्पष्ट के तौर पर कहलाता है। इसी प्रकार लोकतंत्र है, जब हमें उनके बीच में जब अंतर स्पष्ट करना पड़ता है तब उन्हें परिभाषित करना जरूरी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग खुद के शासन को लोकतंत्र ही जबरदस्ती लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर असल में लोकतंत्र है क्या, इसीलिए हमें उन्हें परिभाषित करना जरूरी कहलाता है, ठीक है। अब इसी बीच दूसरी छात्र कहती है, रिबियान, लेकिन हम परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है।
ठीक है। अब यहाँ पे इस बीच में कहती है कि हमें परिभाषा की जरूरत ही क्यों है, और इस बीच में आपने हमें बताया था कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के लिए, लोगों के और लोगों के द्वारा चलाने वाले शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे बोल रहा है कि मेघालय में हम अपने स्वयं पर राज करते हैं और उन्हें चेंज करने की क्या जरूरत है, हम खुश हैं, उसको चेंज क्यों करें। तभी लिंगदो मैडम कहती है कि मैं यह नहीं कहती कि इससे बदलाव करने की जरूरत है, इसमें बदलाव करना जरूरी, यह मैडम नहीं कहती है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है और यह परिभाषा उनको भी बहुत अच्छी लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से चर्चा ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सही सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। अब इसके बारे में जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम इसके बारे में सर्वोत्तम मतलब स्पष्ट तौर पर परिभाषा क्या है वो हम नहीं जान सकेंगे। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, या सभी लोग उसे सही मानते हैं और इसे हम जरूरी तौर पर हम इसे स्वीकार ना करें, मतलब इसे स्वीकार ही करना जरूरी नहीं है कि कोई नामी आदमी कोई इसके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहा, जैसे अब्राहम लिंकन में लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छा शब्द कहा, उसे स्वीकार करना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसे हम सही ही नहीं मान सकते, उसको हम और अच्छी तरह से भी मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसे में दूसरी छात्र कहती है योलांदा क्या कहती है, ये देखते हैं। मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। अब योलांदा कहती है कि मैं क्या कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया का से बना है। यूनानी शब्द डेमोक्रेसी एक यूनानिया शब्द है, उसे डेमोक्रेसिया शब्द से बना हुआ है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का होता है लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। अब इसी बीच योलांदा कहती है कि यहाँ पे परिभाषा के तौर पर लोकतंत्र को मतलब डेमोक्रेसी को स्पष्ट किया, मतलब प्रस्तुत किया, तो वो बोलती है डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन कहलाता है, तो इसे हमें परिभाषा की जरूरत ही क्यों है। अब इसी बीच लिंगदो मैडम कहती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उनकी परिभाषा निकलने की तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता। मतलब जो शब्द होता है उसका जो परिभाषा के तौर पर वो स्पष्ट तौर पर नहीं कहलाता, ठीक है। जो शब्द का अर्थ होता है वो परिभाषा ही नहीं बनता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। जो शब्द का जो अर्थ है वो मूल से अपने और बंधा नहीं रहता या जुड़ा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है, और समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले ले, अब कंप्यूटर के बारे में भी ले ले। यह कंप्यूटर अर्थात गण शब्द से बना है, कंप्यूटर गण शब्द से बना है। यह कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सफलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। पहले के तौर पर कंप्यूटर को बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर के तौर पर कहा जाता था, लेकिन कंप्यूटर अभी के तौर पर अगर हम कंप्यूटर का शब्द का जब अर्थ निकालेंगे तो वो कैलकुलेटर के तौर पर नहीं कहलाता, ठीक है। उसको अब तो कंप्यूटर का उपयोग पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का उपयोग करते। जैसे मैंने कहा अब तक कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनाने मतलब संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में भी होता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर का सिर्फ उपयोग कैलकुलेटर के तौर पर नहीं होता, बहुत सारे क्रियाओं के तौर पर किया जाता है।
शब्द वही रहते हैं पर समय बदलने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्द के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। मतलब शब्द के तौर पर, शब्द का अर्थ के तौर पर उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यही मैडम कह रही है। अब उसी बीच जो पहली कक्षा थी, छात्र थी वो मेरी, वो कहती है मैडम आपको कहने का मतलब यह है कि यह विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब इस विषय पर सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके कहने का मतलब है। यह मेरी मैडम को कहती है हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। मतलब इसकी परिभाषा को ढूंढना ही होगा और इसके बारे में हमें गहराई से जानना होगा। इसी बीच लिंगो मैडम कहती है एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालते हैं। और इसलिए मैडम यह बोलती है कि इस काम को कर ही डालें। ठीक है, अब हम इस बीच में जो विवाद हुआ था, इसके बीच में हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं कि लोकतंत्र को बहुत तरीका से परिभाषित करना जरूरी के तौर पर कहलाता है और उसे अर्थ के तौर पर जरूरी नहीं होता कि उसका परिभाषा हो, लेकिन उसे परिभाषित करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी बीच एक सरल परिभाषा, अब हम लोग का नया टॉपिक आता है, एक सरल परिभाषा के तौर पर उसे देखते हैं। अब देखते हैं कि एक सरल परिभाषा के तौर पर देखते हैं। आइए इस चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं पर से जुड़ी थे। अब इस बीच में चर्चा करते हैं कि जो खुद को लोकतंत्र कहते हैं उसके बीच के बारे में, उनकी समानता, उसकी असमानता के बारे में जानते हैं कि वो खुद को लोकतंत्र ही क्यों कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी और बहुत सारे सरल पैमाने का पहचान किया था। क्या पहचान किया था? वह पैमाना था कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना, मतलब लोगों को खुद अपने शासक को चुनने का अधिकार था। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए हम एक सरल परिभाषा, मतलब सीधे तौर पर एक परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब लोगों का जो शासन का एक ऐसा रूप है जो लोग जिसे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक सरल परिभाषा के तौर पर कहलाता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह एक उपयोगी शुरुआत है, यह हमारे लिए एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देता है और यहाँ पे लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र और लोकतंत्र के बीच में एक गहरा अंतर बता देता है यह परिभाषा। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था और म्यांमार में जो सैनिक लोगों का जो शासक था वो लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों को सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए थे और जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वो देश का शासक बन चुका था। म्यांमार में शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। शासक के तौर पर लोगों का कोई भागीदारी वहां पर नहीं कहलाता था। लेकिन उदाहरण यहाँ पे परिभाषा के तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि शासक का जो चुनाव है सिर्फ लोकतंत्र में लोग ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे म्यांमार में ऐसा नहीं देखा गया था। शासक के फैसले में लोगों का कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे जैसे तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते हैं। पिनोशे जैसे तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होता है और यह बात राजशाही पर भी लागू होता है कि नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए थे। नेपाल के राजा और शाह कहा गया? सऊदी अरब में शाह मतलब उनका जो राजा था उनको लोगों ने नहीं चुना था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया जाता है। राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिलता है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है और यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देखे गए जो ये इस परिभाषा पर मतलब व्यवस्थित नहीं होता है। इससे हमें यह स्पष्ट समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाते हैं और फिर
हम सही नतीजा पर नहीं पहुंच पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को फिर वहां पर लोकतंत्र का चुनाव, मतलब जहां चुनाव होता है वो उन्हें भी लोकतंत्र, मतलब वहां पे भी जबरदस्ती लोकतंत्र कहना ही पड़ता है उन लोगों को। इसलिए हमें इसे स्पष्ट तौर पर इसे लोकतंत्र का परिभाषा नहीं कह सकते। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कहां गया? जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतंत्र हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। और जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि बहुत सारे सरकार अपने को लोकतंत्र कहना और कहलाना, मतलब वो जबरदस्ती अपने आप को लोकतंत्र कहलाना चाहती है। इसलिए इस तौर पर यह परिभाषा पूरित नहीं कहलाती है। ठीक है, इसलिए हम असली लोकतंत्र को दिखावटी लोकतंत्र वाले सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना ही होगा। और दिखावटी जो लोकतंत्र है और जो असल का जो लोकतंत्र है उस बीच में हमें सावधानी पूर्वक फर्क हमें करना ही पड़ेगा। यह काम यह तभी कर पाएंगे जब हम यह इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझे और इस परिभाषा को सावधानी से समझे और लोकतांत्रिक सरकार को की विशेषताओं को जाने और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को हम जान सकें। ठीक है, इस तौर पर हम देखते हैं कि और बहुत सारे विशेषताओं के तौर पर लोकतंत्र के बारे में हमें परिभाषा निकालना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है 2.2 लोकतंत्र का विशेषताएं। अब यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषताएं आखिरकार है क्या, इसी तौर पर हमें लोकतंत्र का परिभाषा भी ढूंढना है। ठीक है, हमने इस सरल परिभाषाओं के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जिसमें क्या करती है? जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े हैं और इससे हमने देखा कि बहुत सारे सवाल उठने खड़े होते थे। अब यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जो विशेषता के तौर पर है। आइए देखते हैं। पहला, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। अब इस परिभाषा में देखते हैं कि शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुनाव हुआ होना चाहिए और जो खुद को लोकतंत्र कहे उसको किस तौर पर चुनाव किया जाए कि उन्हें लोकतंत्र कहा जाए। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना सोचे हुए अधिकारी भी ले सकते हैं और लोकतंत्र में कौन सा फैसला है जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन किया गया था, पहले टॉपिक किया था। बहुत सारे सवाल उठे थे, वही सवाल के बारे में पूछा गया। और दूसरा सवाल किया जा रहा है किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं और किस तरह के चुनाव को ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है और किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किस तरह का चुनाव करना जरूरी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा सवाल किया जा रहा है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं और कौन कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं और खुद को शासक चुनने का कोशिश कर सकते हैं। क्या हमने प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है और बहुत सारे नागरिकों को हैसियत के तौर पर भाग लेना जरूरी है, पूछ रहा है। क्या लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकते हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और जो कुछ जो नागरिकें हैं उनके बीच में क्या अधिकार चुनना वंचित के तौर पर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चौथे क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। अब हम सरकार के कौन से स्वरूप को, मतलब कौन से भाग को ही हम लोकतांत्रिक कहेंगे या कह पाएंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतंत्र सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या चुने हुए जो शासक होते हैं जो लोकतंत्र में अपनी मर्जी से, लोकतंत्र में क्या अपनी मर्जी से कुछ कर पाएंगे, मतलब अपनी मर्जी मन मुताबिक वहां पे कुछ करेंगे वो, या लक्ष्मण रेखा के तौर पर वो बंधनों में ही सिर्फ बंधे के रह पाएंगे। वो क्वेश्चन कर रहा। क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था को नागरिकों के लिए अधिकारों का आदर करना चाहिए। क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तौर पर नागरिकों के कुछ अधिकारों का, मतलब जो नागरिकों का जो अधिकार होता है उसका आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पूछ रहा है। ये कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें।
अब इस क्वेश्चन का विचार अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। अब यहाँ पे बोला गया है जो इनके जो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठे थे, जो पिछले सरल परिभाषा के तौर पर उनको स्पष्ट किया गया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और प्रमुख फैसले हैं जो निर्वाचित नेताओं के हाथ में कहलाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि फिर से यहाँ पे बीच में कहानी के तौर पर बताया गया है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, उस क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और ये कहानी को फिर से स्पष्ट तौर पर आप लोग समझिएगा। अच्छे से सब कुछ बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में परिचय के तौर पर यहाँ पे भी बताया गया है, तो वो आप लोग खुद को स्वयं पर ही स्वयं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही और हम लोग बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और आप लोग को क्या करना है कि आगे भी आप लोग को पढ़ के आना है, ठीक है। पहले मैंने जैसे बताया, आप लोग को बहुत बार पहले बता भी चुका है और अभी भी बता रहे हैं कि पढ़ने के तरीके के तौर पर ही आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब स्टार्ट हो क्लास उसके पहले भी आपको रीड करना है, कुछ पेज आप लोग रीड कर लीजिए, 2-4 पेज, और आप लोग को पढ़ाते समय भी रीड करना है, उसके बाद पढ़ने के बाद भी आप लोग को रीड करना है, ठीक है। तो उस बात पर गौर कीजिएगा और उस बात को ध्यान में रख के ही आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।